नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे और बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल की सियासी सरगर्मी से जुड़ी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर जय श्री राम के नारे पर भड़क गई हैं। ममता कल सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद थी, लेकिन जैसे ही उन्हें भाषण देने के लिए बुलाया गया, सामने बैठे कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू किए और ऐसा होते ही ममता बनर्जी एक बार भड़क उठी और उन्होंने अपना अपमान किए जाने की तक बात कही। करीब 1 मिनट बोलने के बाद ममता ने आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और माइक से दूर चली गई। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। और अब इस घटना के बाद से सियासत भी गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है। अपनी ओर से कोई सफाई दे रहा है तो कोई हमला कर रहा है। कोलकाता में इस वक्त हमारे सहयोगी अमित सिंह मौजूद हैं और दिल्ली में नीरज कुमार। लेकिन अमित, इस कार्यक्रम में आप खुद मौजूद रहे, आखिर क्या तर्क दिया जा रहा है कि ममता बनर्जी आगे अपना भाषण नहीं दे पाई? कार्यक्रम को बीच में उन्होंने छोड़ दिया अपने भाषण को। प्रशांत, जय श्री राम को लेकर नाराजगी ममता बनर्जी की आज या कल की नहीं है। ये 2018 से ही शुरू हो गया था। एक मेदिनीपुर से एक तस्वीर आई थी ममता बनर्जी की, जब कुछ लोग वहां पर जय श्री राम के नारेबाजी किए थे तो ममता बनर्जी अचानक अपनी गाड़ी से उतरती हैं। आगे आगे ममता बनर्जी होती है, पीछे पीछे उनके सुरक्षाकर्मी होती हैं और जो लोग जय श्री राम के वहाँ नारेबाजी कर रहे थे उन्हें वहाँ से भागना पड़ा था। तो और वहाँ पर FIR भी दर्ज हुई थी अज्ञात के खिलाफ। तो ये नाराजगी जय श्री राम को लेकर ये बहुत पुरानी है। और जब 2018 की जो वो दृश्य सामने आई थी, वो मुद्दा 2019 लोकसभा चुनाव तक चला था। तो जाहिर तौर पे जब ये एक बार फिर जय श्री राम को लेकर नाराजगी कल मंच से जब उन्होंने जाहिर किया है, तो ये मुद्दा ऐसे वैसे खत्म नहीं होने वाला और ये ना ही 1-2 दिन में ये थमने वाला है। ये मुद्दा और बढ़ेगा और आने वाले विधानसभा चुनावों तक ये मुद्दा लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। और कल से इस पर सियासत भी देखने को मिली है जिस तरीके। और अमित, यही हो भी रहा है। लगातार अब सियासी बयानात भी आ रहे हैं जब ममता बनर्जी ने इस तरह से रिएक्ट किया है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी दावा किया कि बंगाल के गांव-गांव में जय श्री राम होने लगा है और इसीलिए ममता बनर्जी अब बौखलाई हुई हैं। दिलीप दा, क्या हुआ कि ममता दीदी को जब जय श्री राम के स्लोगन पे गए तो वो गुस्सा हो गए? उन्होंने कहा कि मैं बॉयकॉट करती हूँ आज के प्रोग्राम का, स्पीच का। ममता दीदी को गुस्सा क्यों आती है? जय श्री राम बोलने से गुस्सा करने का क्या कारण है? उन्होंने ये सब शुरू किया। आज बंगाल में गाँव-गाँव में जो जय श्री राम हो रही है, बच्चे महिलाएँ सब बोले, इन्हीं के कारण वो क्यों बुखला जाती है, रिएक्ट क्यों करती है? नहीं करना चाहिए। सरकारी प्रोग्राम है तो इस तरह के पार्टी के स्लोगन नहीं लगाना चाहिए। जय श्री राम थोड़ी ना पार्टी का है, पूरा देश में हो रहा है। हर प्रकार के व्यक्ति बोलते हैं। उनके पार्टी के लोग रामनवमी यहाँ जुलूस निकालते हैं, हनुमान जयंती में निकालते हैं, वो क्या पार्टी का हो गया है क्या? इस प्रकार रिएक्ट करने से लोग इसको मौका मिलता है लोगों को प्रोवोक करने के लिए। क्या आपको लगता है कि एक मौका दे दिया उन्होंने प्लेटर पे बीजेपी को? क्योंकि पहले भी आप लोगों ने बताया था कि जिस तरह से सड़क पे उतर के वो लोगों को धमकाने लगे थे जब जय श्री राम के स्लोगन लगे थे तब। नहीं, उनको चुप रहना चाहिए ना, उल्टा प्रोवोक हो जाता है लोगों को। रास्ता में क्या, मैं जहाँ जाता हूँ सब जगह गो बैक स्लोगन आता है, काला झंडा दिखाया जाता है। आज नहीं, सालों से हो रहा है। हम थोड़ी ना प्रोवोक करते हैं, हम लोगों को और मैसेज देते हैं। लोग आज भाजपा में जुड़ रहे हैं, शांति से लेना चाहिए। अब सियासत तो गर्मा चुकी है इस घटना के बाद। ऐसे में सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही रिएक्शन आ रहे हैं नेताओं के। हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, दिल्ली में ही मौजूद हैं। नीरज, अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है जब ममता बनर्जी ने आगे भाषण देने से इनकार कर दिया जय श्री राम का नारा सुनने के बाद? प्रशांत, राजनीति तो बिल्कुल गर्मा गई है और कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर समर्थन किया है ममता बनर्जी का और ये कहा है कि अपमान है। अधीर रंजन चौधरी, जो कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि ये पूरा अपमान है ममता बनर्जी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है TMC से कि क्या भगवान राम को ममता बनर्जी नहीं मानती? इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या TMC की तरफ से जवाब दिया जाता है कि नहीं। दूसरी खास बात यह है प्रशांत, कि अभी तक इस पूरे मामले में TMC की तरफ से 2 ट्वीट आए हैं। एक
खुद का बयान है ममता बनर्जी का, और डेरेक ओब्रायन ने डिग्निटी को लेकर ट्वीट किया है। राम के नाम को लेकर सियासत जो है टीएमसी की तरफ से अब तक तेज करने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि टीएमसी को लगता है कि अगर इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे तो आने वाले दिनों में बंगाल के चुनाव में ध्रुवीकरण होगा और इससे दिक्कत हो सकती है टीएमसी को, क्योंकि बीजेपी को फायदा हो सकता है और टीएमसी को दिक्कत हो सकती है। तो तमाम नेताओं की तरफ से अब तक कोई बयानबाजी नहीं की गई है टीएमसी की तरफ से, लेकिन बीजेपी का सवाल ममता बनर्जी से है कि जवाब दे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब सबसे अहम बात यह भी है कि बीजेपी लगातार इसे मुद्दा भी बनाती दिख रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन नपा तुला है, वो भी समझ रही है कि हम इसमें किस तरह की भूमिका अपनाएं, और इसीलिए कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने भी बयान दिया और ममता बनर्जी के बर्ताव पर हैरानी जताते हुए कहा कि जय श्री राम के नारे में उन्हें कोई परेशानी नहीं। मैं समझता हूं कि चुनाव का मौका है और हर पार्टी अपने आप को चुनाव मोड में है, और जय श्री राम के नारे अगर किसी ने लगाए थे तो कोई ऐसी आपत्तिजनक बात तो मैं नहीं समझता कि उसमें थी, लेकिन उसको वो अपमान समझती हैं। तो ये इलेक्शन क्योंकि इतना नज़दीक है तो उसी में एक अलग अलग पोस्चरिंग हर पार्टी के द्वारा अलग अलग घटनाओं के ऊपर होती है, तो उन्होंने की, उनका अपना अंदाज है, उनका अपना निर्णय है। और अमित हमारे सहयोगी कोलकाता में मौजूद है। अमित, कांग्रेस नेता तो कह रहे हैं कि इसमें कोई आपत्तिजनक उन्हें नहीं लगता कि आखिर इस तरह का रिएक्शन ममता बनर्जी ने क्यों दिया है। क्या अब चुनाव बेहद करीब हैं और अलग अलग तरह के मायने इसके निकाले जा रहे हैं, और ये पश्चिम बंगाल में आप देख भी पा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक्त? जी हाँ, बिल्कुल इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जय श्री राम को लेकर ध्रुवीकरण हुआ था, ठीक उसी तरीके से अभी जो टीएमसी है, जो जितने भी टीएमसी नेताओं से हम इस मुद्दे पर बातचीत करना चाह रहे हैं, वो फिलहाल कह रहे हैं कि कुछ नहीं उनको कहना है। तो यही एक बड़ी वजह, जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव में जय श्री राम को लेकर ध्रुवीकरण हुआ था, टीएमसी को ये डर है, ये डर सता रहा है कि कहीं जय श्री राम को लेकर एक बार फिर से विधानसभा चुनाव जो अगले चंद ही महीनों में है, कहीं फिर से ध्रुवीकरण ना हो। तो जो ममता बनर्जी ने कहा, उसके बाद से टीएमसी के कोई भी नेता कुछ भी इस पूरे मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। और हालांकि 2 ट्वीट जरूर टीएमसी की तरफ से किए गए हैं, एक ममता बनर्जी की तरफ से किए गए हैं, दूसरे डेरेक ओब्रायन जो कि काफी सीनियर लीडर है, टीएमसी के राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने डिग्निटी को लेकर सवाल उठाया। और ममता बनर्जी ने भी डिग्निटी को लेकर ही सवाल कल प्रधानमंत्री के सामने उनके मन से जहां साझा करते हुए उन्होंने डिग्निटी को लेकर ही सवाल किया। बिल्कुल अमित, जो बात आप कह रहे हैं ये सबसे अहम है कि खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उनके सामने मंच से ममता बनर्जी ने यह बात कही कि उन्हें इस कार्यक्रम में बुलाकर अपमानित किया गया है अगर जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता यह दलील दे रहे हैं कि जय श्री राम का नारा कहीं से भी राजनीतिक नहीं है, ना ही उनकी पार्टी का नारा है। बीजेपी नेता शमिक भट्टाचार्य ने भी ममता के इस व्यवहार पर हैरानी जाहिर की है। बीजेपी नेता शमिक भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। दादा, ये किसको चिढ़ाने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए गए? भाई ये तो हम नहीं बोल सकते, ये तो मेरा पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था, ये सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए थे, समाज की भिन्न भिन्न स्तर का लोग वहाँ उपस्थित थे। तो जो कुछ हुआ जनता का सामने हुआ, समाज की विशिष्ट जनों का सामने हुआ, मीडिया का सामने हुआ। तो एक कोई एबरेशन को जनरलाइज कर देना नहीं चाहिए। हाँ दादा, लेकिन यही तो वो भी कह रही हैं कि ये मिनिस्ट्री का कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, फिर इसमें क्यों जय श्री राम के नारे लगे, उनका अपमान किया गया, ये आरोप है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। ये पूरा स्थिति अनफॉर्चुनेट है, ये कांक्षित नहीं था। जो लोग ये किया उसी समय में अगर कोई जय श्री राम बोल दिया, अगर देखिए जय श्री राम अभी पश्चिम बंगाल के कोने कोने गूंज रहे हैं, कोई प्यार से बोल रहा है, कोई श्रद्धा से बोल रहा है, कोई प्रतिवाद की भाषा से बोल रहा है। एक बीजेपी का तो नारा है ना दादा जय श्री राम, ऐसा नहीं है। जय श्री राम ये सदियों का नारा है, सदियों का भाषा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जय श्री राम? श्री मीनिंग प्रॉस्पेरिटी एंड राम स्टैंड्स फॉर वैल्यूज। प्रॉस्पेरिटी एंड वैल्यूज का जय हो, यही जय श्री राम है। विधानसभा चुनाव से पहले एक और मुद्दा गरमा रहा है। ममता बनर्जी का मंच से यह रिएक्शन सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी। नीरज, जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही है, कांग्रेस के नेता चाहे बंगाल के प्रदीप भट्टाचार्य हों या फिर पीएल पूनिया केंद्रीय नेतृत्व में जो शामिल हैं, क्या ये कहते हैं कि वो कुछ भी गलत नहीं देखते जय श्री राम के नारे में? ममता बनर्जी के बर्ताव पर वो सहमत भी नजर नहीं आते। क्या कांग्रेस एक मत अभी नहीं है इस मामले पर किस तरह से रिएक्ट करना है?
देखिए, कांग्रेस का आधिकारिक बयान अधीर रंजन चौधरी का है, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं पश्चिम बंगाल के, लेकिन कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की राय अलग अलग भी है। और जैसा प्रशांत, हर मुद्दे पे बहुत सारे ऐसे कांग्रेस नेता हैं जिनकी राय अलग होती है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का भी ये कहना है कि ये कार्यक्रम राजनीतिक नहीं था, इसलिए केंद्रीय कार्यक्रम था, यानी सरकारी कार्यक्रम था, इसलिए एक मर्यादा होनी चाहिए थी। जो बात टीएमसी करी है उसी लाइन को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पिक किया है, और कांग्रेस पार्टी के दूसरे जो नेता हैं उनकी राय अलग है। लेकिन राजनीति इस पूरे मसले पर आने वाले दिनों में होगी बिल्कुल, क्योंकि राम एक ऐसा मसला है जो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से उस पे आने वाले दिनों में या पहले भी राजनीति होती रही, और पश्चिम बंगाल के चुनाव में यह मुद्दा हावी रह सकता है। हालांकि ममता बनर्जी हो या डेरेक ओब्रायन हो, अपने ट्वीट में उन्होंने कहीं भी श्री राम का जिक्र नहीं किया। ममता बनर्जी भी जब लौटी मंच से, जब डायस से वो लौट रही थी, उससे पहले जो उन्होंने बातें कही उसमें श्री राम का जिक्र नहीं किया। आपको याद होगा जब भाषण का अंत किया उन्होंने, जय बांग्ला जय हिंद कह के वो वापस लौटी अपनी कुर्सी पे। तो लगातार जो है उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस तरह के मसलों को तूल ना दिया जाए, लेकिन सवाल का जवाब देना होगा। क्या जय श्री राम के नारे से उन्हें आपत्ति है, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे पूछा है? और दूसरी बिल्कुल नीरज, क्योंकि मंच पर ही उन्होंने ये कह दिया कि उन्हें इस बात में आपत्ति है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया प्रधानमंत्री मोदी के सामने कि ये उनका अपमान है कार्यक्रम में बुलाकर, लेकिन कांग्रेस एक राय दिखाई नहीं दे रही। भले ही अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने सरकारी कार्यक्रम में नारेबाजी को गलत करार दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ममता के बर्ताव को भी सही नहीं बताया। जोर से बोलूंगा, ऑफिशियल प्रोग्राम में ये जय श्री राम स्लोगन देना ठीक नहीं हुआ। जो लोग ऑफिशियल प्रोग्राम में जय श्री राम स्लोगन दिया, वो लोग का काम है फील्ड में जाओ, वहां पर स्लोगन लगाओ, रिलीजियस स्लोगन, कोई आपको थमस नहीं करेंगे। लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम में क्यों आप करता है? जय श्री राम के नारे को सुनते ही ममता बनर्जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने पीएम मोदी के सामने ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और अपने भाषण को शुरू करने से पहले ही खत्म कर दिया। ममता बनर्जी के इस बर्ताव से अब बंगाल में सियासी बखेड़ा नए सिरे से खड़ा हो गया। लेकिन यह पहला मसला नहीं है जब आमने सामने अपने बयानों को लेकर और घोषणाओं को लेकर ममता बनर्जी और पीएम मोदी। देशनायक दिवस क्यों होबे ना? पराक्रम दिवस। क्या है पराक्रम? देश ने यह भी तय किया है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। नारों से तिलमिलाई ममता। जय श्री राम के उद्घोष से आग बबूला हुई ममता। पीएम के सामने जाहिर की नाराजगी। गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। बंगाल विधानसभा चुनावों का सियासी रण अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां कदम दर कदम सियासी दलों के बीच माइलेज लेने की होड़ सी चल पड़ी है। आजाद हिंद फौज के नायक और देश की आजादी के सूत्रधार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर बंगाल में कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। एक तरफ इस जयंती को बीजेपी ने पराक्रम यात्रा के तौर पर मनाया, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इस दिवस को देश नायक दिवस का दर्जा दिया। लेकिन इसी दौरान जब ममता बनर्जी विक्टोरिया मेमोरियल में माइक संभालने वाली थी, तो लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष शुरू कर दिया, जिससे तिलमिलाई ममता बनर्जी ने मंच से ही पीएम मोदी के सामने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला।
दरअसल विक्टोरिया मेमोरियल में पीएम मोदी के भाषण से पहले बतौर प्रोटोकॉल ममता बनर्जी को संबोधन करना था, लेकिन इससे पहले कि ममता संबोधन में 2 शब्द कह पाती, भीड़ ने उन्हें देखकर जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके असर ने ममता बनर्जी को एक बार फिर आग बबूला कर दिया और उन्होंने मंच से ही किसी भी तरह का संबोधन देने से इनकार कर दिया। आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। ममता बनर्जी के इस रिएक्शन के बाद सियासी गलियारों में भी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। जय श्री राम के नारे से स्वागत ममता जी अपमान मानती हैं, कैसी राजनीति है। उधर टीएमसी नेता नुसरत जहां ने इस मामले में बीजेपी पर पलटवार किया है। राम का नाम गले लगा के बोले, ना कि गला दबा के। मैं ऐसे सरकारी कार्यक्रम जिसमें स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही हो, मैं इस तरह के राजनीतिक और धार्मिक नारे लगाए जाने की कड़ी निंदा करती हूं। इस मामले में आरजेडी ममता बनर्जी के बचाव में उतर आई है, जबकि बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है। ममता दीदी का जिस तरह से अपमान किया गया, जय श्री राम के नारे इस कार्यक्रम में लगाए गए, इससे निश्चित रूप से वो जगह उपयुक्त नहीं था। जय श्री राम बोलना गलत है। अगर किसी ने बोला है तो भगवान का नाम लेना अगर गलत है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जय श्री राम बोलते थे, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, और आपको क्यों इतनी तकलीफ है? अगर आपको जय श्री राम से तकलीफ है तब तो फिर बड़ा दुख की बात है। इस पूरे आयोजन के दौरान सबसे पहले ममता बनर्जी ने एक मंच से शंखनाद किया। इसी शंखनाद के साथ उन्होंने कोलकाता की सड़कों पर पद यात्रा के जरिए अपना दमखम दिखाने की भी कोशिश की। साथ ही जैसे ही वो मंच पर पहुंची, उन्होंने एक के बाद एक बीजेपी पर सियासी बाणों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की भी अपील की। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আজ পর্যন্ত ছুটির দিন ডিক্লেয়ার করেনি। আমাদের দুঃখ আছে। আমি এটাকে পরিষ্কারভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বলছি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিনে জাতীয় ছুটির দিবস ঘোষণা করতেই হবে। इस दौरान ममता बनर्जी ने देश में 4 राजधानी की मांग का शगुफा भी छेड़ दिया और कोलकाता को भी देश की राजधानी बनाने की मांग उठा दी। यहाँ परोक्ष रूप से केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एक देश, एक नेता, एक राशन कार्ड और एक पार्टी के विचार को बदलने की जरूरत है। ভারতবর্ষের রাজধানী, ভারতবর্ষের 4টে প্রান্তে, একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্ন করা উচিত বলে আমি মনে করি। একটা রাজধানী কেন থাকবে? 4টে থাকবে। ওয়ান লিডার, ওয়ান নেশন, ওয়ান রেশন কার্ড, ওয়ান নেশন, ওয়ান পলিটিক্যাল পার্টি, ওয়ান नेशन। व्हाट इज द वैल्यूएशन? दरअसल बंगाल में नेताजी के नाम पर बीजेपी ने हमेशा ही अन्याय किए जाने का आरोप लगाया है, जिसके लिए वो कई बार कांग्रेस को घेर भी चुके हैं। तो टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी चुनाव से पहले सियासी फायदा उठाने के लिए नेताजी को याद कर रही है। बीजेपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत में अपने लिए कई तरह के फायदे देख रही है। नेताजी की विरासत पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ताकतवर बनाएगी, क्योंकि बंगाल में नेताजी को आज भी बहुत महत्व दिया जाता है। नेताजी की विरासत हासिल करने के लिए मोदी सरकार नेताजी की सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक कर चुकी है और फाइलों को डिजिटाइज भी कर दिया गया। चुनावी माहौल में नेताजी की उपेक्षा के नाम पर बीजेपी कांग्रेस और ममता बनर्जी को लगातार घेरती रही है, क्योंकि पीएम मोदी पहले भी कई बार नेताजी के साथ अन्याय किए जाने का आरोप कांग्रेस पर लगा चुके हैं। नेताजी के योगदान को भी भुलाने का भरसक प्रयास किया गया है। बंगाल का चुनाव इस बार टीएमसी के लिए साख और प्रतिष्ठा बचाने का चुनाव है, जबकि बीजेपी के लिए ये चुनाव बंगाल विधानसभा में नए उदय का चुनाव है।
यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच बवाल की तस्वीरें भी बंगाल में अब आम हो गई हैं। हावड़ा से आई ये तस्वीरें उसी बवाल की मानगी हैं। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता जब पार्टी के झंडे लगा रहे थे, उसी वक्त टीएमसी के हथियारबंद कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। हमारा ऑफिस यहाँ पे है, देखिए हमारा बाइक का क्या हाल किया। गए थे अब बाइक रख के भागेंगे नहीं, मरेंगे क्या इनके बीच में? हम तो छुपे हुए थे, क्या करेंगे, डर के मारे छुपे हुए थे। छुपे हुए थे। देखिए हमारा बाइक, हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते। यहाँ क्या दृश्य देखे आप अभी? बम चल रहा था, गोली चल रहा था, पुलिस भागा हुआ था। पुलिस को क्या लेना देना है? आरोप है कि टीएमसी नेता कैलाश मिश्रा की अगुवाई में इस पूरे बवाल को अंजाम दिया गया। हम मांग कर रहे थे कि जो लोग हमला किए हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, लेकिन इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के गुंडे कैलाश मिश्रा के नेतृत्व में वहां पर हाथों में हथियार लेकर रिवाल्वर, पिस्टल, तलवार, बम लेकर आए और देखते ही देखते बीजेपी के लोगों के ऊपर हमला कर दिया। दरअसल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले टीएमसी की हालत डूबते जहाज जैसी दिखाई दे रही है। जनाधार बढ़ने की बजाय पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का ममता बनर्जी से मोह भंग हो रहा है। इसी कड़ी में राजीव बनर्जी का नाम भी शामिल हो गया है, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। But it hurt me the way Honorable CM has removed me from that portfolio. I thought that there should be a courtesy for removing, but I wouldn't get that chance. So I heard that from a TV channel that I have been removed. So it has also hurt me. बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय टीएमसी में मची इस उथल-पुथल की वजह ममता बनर्जी के अहंकार को बताते हैं। ममता दीदी का अहंकार उन्हीं के लिए भारी साबित पड़ रहा है। उन्हीं के नेता पार्टी छोड़ अन्य दलों में शामिल हो उन्हीं के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। बंगाल की अस्मिता और बंगाल की संस्कृति की हिफाजत का दावा करने वाली ममता बनर्जी के लिए ये घड़ी मुश्किलों से भरी है, क्योंकि न सिर्फ उन्हें लगातार हो रहे सियासी नुकसान की भरपाई करनी है, बल्कि पराक्रम के पथ पर बढ़ रहे पीएम मोदी के काफिले को भी रोकना है। और शायद यही वजह भी है कि ममता बनर्जी उस जय घोष पर भी आक्रोशित हो रही हैं, जिसे हिंदू जनमानस में सनातन परंपराओं का हिस्सा माना जाता है। और अब एक नया सियासी बखेड़ा पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी के इस रिएक्शन के बाद जय श्री राम का नारा सुनते ही भड़क उठी मंच पर ही। अमित हमारे सहयोगी कोलकाता में ही मौजूद हैं। अमित, नेता अपनी अपनी बयानबाजी जरूर कर रहे हैं, क्या कहती है पश्चिम बंगाल की जनता अगर उनसे आपकी बातचीत हुई हो ममता बनर्जी के इस रिएक्शन के बाद? जी बिल्कुल, जो पश्चिम बंगाल की जनता है और ख़ासतौर से जो लोग कल वहाँ पर मौजूद थे विक्टोरिया मेमोरियल में, और विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर जो लोग मौजूद थे, जो प्रधानमंत्री का केवल एक झलक देखने के लिए वहाँ पर खड़े थे, जब उनसे हमने बातचीत की थी तो उन लोगों का साफ साफ ये कहना था कि चाहे कोई भी जय श्री राम का नारा लगा रहा हो, वहाँ पर ममता बनर्जी पहुँची थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर, और वहाँ पर उनको लेकर उनको अपनी बातें रखनी थी, उन्हें अपनी बातें रखनी चाहिए थी। ऐसा नहीं था कि अगर कोई 2, 4, 10 लोग अगर वहाँ पर जय श्री राम के नारेबाजी कर रहे हैं तो वो भड़क जाए और वो अपनी बात को ही ना रखेगी। आपको बताएं कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, ऋषि बंकिम चंद्रा हैं, सुरेंद्रनाथ हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये बंगाली सेंटिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। ये वो महापुरुष हैं जो कि पश्चिम बंगाल के लोगों के दिलों में बसते हैं, इनकी वो पूजा करते हैं। और इसी वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब 125वीं जयंती थी तब प्रधानमंत्री, शायद लाल बहादुर शास्त्री के बाद ये नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर इस तरीके से शरीक हुए हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट था, वो बंगाली सेंटीमेंट, वो कल काफ़ी भावुक हो गए थे। और लोगों का साफ साफ ये कहना था कि अगर ममता बनर्जी वहाँ गई थी, मन साझा कर रही थी, वो एक प्रोटोकॉल का पालन कर रही थी कि अगर प्रधानमंत्री हैं तो ये जनता की राय है कि मंच पर उन्हें अपनी बात पूरी तरह से कहनी चाहिए थी। लेकिन परंपराओं और प्रतीकों का बहुत सहारा राजनीति में लिया जाता है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल में बेहद करीब हैं, इसलिए हर बात के मायने निकाले जा रहे हैं और उसे अपने पाले में रखने की कोशिश भी की जा रही है। प्रतिक्रियाएं देश भर से आ रही है। उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा ने भी ममता पर वार किया है और कहा है कि जय श्री राम के नारे पर अपमानित महसूस करने वाले को पश्चिम बंगाल की जनता ही अब जवाब देगी। ममता बनर्जी को अब
राम नाम से भी अपमान महसूस होता है। इससे आप सोचिए कि वहां का आम नागरिक कितना अपमानित होता होगा ममता बनर्जी से, क्योंकि जब आज जय श्री राम के नारे लगे, जय श्री राम हमारी संस्कृति की आत्मा है, देश की संस्कृति को अगर वो नहीं पसंद करती हैं और जय श्री राम और भारत माता की जय या वंदे मातरम से उनको इतनी अपमानित होना महसूस होता है, तो आप समझ सकती हैं कि वहां की जनता कितना अपमानित हुई होगी ममता बनर्जी के साथ में रहते हुए पिछले 10 सालों में। तो बीजेपी को तो अब बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया जनता के बीच उछालने का, और एक के बाद एक बीजेपी नेता अब इस बात को उछालने भी लगे हैं। ममता बनर्जी के रवैये पर बीजेपी के अमित मालवीय ने पलटवार किया है। अमित मालवीय ने बाकायदा ट्वीट किया, लिखा, ममता बनर्जी ने विश्व भारती के समारोह में जाने से इनकार कर रविंद्रनाथ टैगोर की धरोहर का अपमान किया। उन्होंने नेताजी की जयंती के कार्यक्रम में भाषण न देकर भी ऐसा ही किया। बंगाल अपने महापुरुषों का ये अपमान सहन नहीं करेगा। ये पलटवार की मुद्रा बीजेपी की ओर से। लेकिन ऐसे में पूरे देश भर की सियासत में हलचल है। नीरज, दिल्ली की राजनीति में इस घटना को कैसे देखा जा रहा है? कैसे राजनीतिक दल, खासतौर पर केंद्र में जहां पर कि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने पाले में बातों को रखने की कोशिश करते हैं? देखिए, बीजेपी ने तो सवाल उठाया है ममता बनर्जी पे। बार बार बीजेपी के नेताओं की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर दिक्कत क्या है। इस तरह की स्लोगन अगर कोई उठाता है, स्लोगन के बाद किस तरह की समस्या आती है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की तरफ से, जिसमें टीएमसी भी शामिल है, वो इस बात से नाराज है कि सरकारी कार्यक्रम में इस तरह की नारेबाजी क्यों की गई। विपक्षी दलों में अगर दूसरे दलों की बात करें, खासकर कांग्रेस की, तो उनके नेताओं की राय अलग अलग जरूर है। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी इस मुद्दे को तूल दे सकती है। इसलिए कोशिश ये रहेगी विपक्षी पार्टियों की, खासकर टीएमसी और कांग्रेस की, पश्चिम बंगाल में, कि श्री राम जैसे मुद्दे, जिससे उन्हें लगता है, विपक्ष की पार्टियों को लगता है कि आने वाले दिनों में ध्रुवीकरण हो सकता है और बीजेपी को और इसीलिए भी ये इतना बड़ा मुद्दा बना है। और तर्क सबसे बड़ा ठोस ये दिया जा रहा है कि सरकारी कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा कैसे लग सकता है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि पहला मौका नहीं है ये जब जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी को इस तरह से गुस्सा आया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर वो जय श्री राम का नारा सुनते ही भड़क गई थी। 5 मई 2019 की वो तारीख जब मेदिनीपुर में भी इसी तरह का वाकया पेश आया था। 30 मई 2019 को भी कुछ ऐसा ही हुआ और रास्ते में भी वो रुक गई थी, पूछने लगी कि आखिर ये हिमाकत किसने की थी। और कोलकाता में भी कुछ ऐसा ही एक बार फिर कल देखने को मिला। দেখো, ভদ্রতার একটা লিমিট আছে। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরের आउटसाइडर्स, दे आर नॉट बंगाल लोकल पीपल। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। जम्मू कश्मीर में फिर एक बार शुरू हुई भारी बर्फबारी से हालात अब वहां बिगड़ गए हैं। आसमान से बरस रही सफेद आफत का सामना अब जम्मू कश्मीर के ज्यादातर ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी श्रीनगर में रहने वाले लोगों को हो रही है, क्योंकि बर्फबारी से उनकी जिंदगी पर फिर एक बार ब्रेक लग गया है। कई इलाकों में तो कई इंच तक ये बर्फबारी हुई है। बर्फ जमने से दूसरे इलाकों से उनका संपर्क पूरी तरह से कट गया है। कुपवाड़ा में तो नवजात के साथ बर्फ में फंसी एक महिला को सेना के जवानों ने करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर उसके घर तक पहुंचाया है। और ऐसी कई और दुश्वारियां लोगों के सामने आ रही है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से
रामबन के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बंद हो गया है, जबकि काजीगुंडा में भी जवाहर टनल के आसपास भारी बर्फबारी हुई है। ट्रैफिक पर भी इसका असर देखने को मिला है। दूर दूर तक गाड़ियों का काफिला अटका नजर आया। पुंछ में भी पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आए। दूर दूर तक मकान और पेड़ पौधे सफेद नजर आ रहे थे। यातायात पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में कुछ इसी तरह की आफत देखने को मिली बर्फबारी के बाद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बाद एक मां और उनका नवजात रास्ते में ही फंस गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद सेना के जवान तुरंत वहां पहुंचे और 6 किलोमीटर बर्फ में चलकर सुरक्षित नवजात और उसके मां को उसके घर पहुंचाया गया। बताया गया कि मां और नवजात बर्फबारी के बाद सड़क में ही फंस गए थे। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। कई जगह तो सड़कों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमा हुई है। ऐसे में जवानों ने मां और उसके बच्चे को सुरक्षित घर तक पहुंचाया है। और ये तस्वीरें ये बताती है कि किस तरह से आपदा के वक्त भी सेना के जवान वहां मुस्तैद नजर आते हैं। कुपवाड़ा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई और इलाके हैं जहां बर्फबारी में रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ऐसे में एक मां और उसका नवजात बीच रास्ते में ही फंस गए। कोई साधन नहीं था कि आखिर वो घर तक कैसे पहुंचे। सेना के जवान पहुंचे और उन्हें उठाकर 6 किलोमीटर पैदल चलकर उस नवजात को और उसकी मां को सुरक्षित घर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी के बीच एक और तो सेना के जवान बर्फ में फंसी महिला के मददगार बने, तो वहीं शोपियां में भी बर्फबारी के बीच दिल को छू लेने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक समुदाय के लोगों ने रास्तों में जमी बर्फ की मोटी परत की परवाह किए बगैर दूसरे समुदाय के एक शख्स के अंतिम संस्कार के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया और भाईचारे की एक नई मिसाल पेश की है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने मदद की, तो बर्फबारी के बीच भाईचारे की एक नई तस्वीर शोपियां में, जहां अंतिम संस्कार के लिए बर्फबारी के बीच फंसे लोगों को मदद का हाथ बढ़ाया एक दूसरे समुदाय ने और एक नई मिसाल इस वादी में पेश की। कुपवाड़ा और शोपियां की ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को जब भारी बर्फबारी हो रही है। रास्ते कई जगह पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। मदद का दूसरा सामान यहां तक पहुंचने में जब मुश्किलात आती है तो लोग किस तरह से मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। कुपवाड़ा और शोपियां की यह तस्वीर। चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक इसका नाम था भास्करनाथ, इसका आज देहांत हो गया। तो जो लास्ट राइट्स हैं यहाँ जो भी काम था ये श्रीनगर था हॉस्पिटल में, वहाँ से लाया मुस्लिम बरादरी ने। और जो इसके लिए यहाँ लकड़ी या कुछ भी बंदोबस्त करना था इस बर्फबारी में वो भी लास्ट राइट्स मुसलमानों ने ही अंजाम दी। श्रीनगर में भी लगातार हो रही भारी बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। लोगों के मकान, पेड़ और सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों पर बर्फ का कब्जा हो गया है। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग अपने घर की छतों पर जमा बर्फ को हटाते भी दिखाई दिए, कुछ सड़क पर फंसे दिखाई दिए। गाड़ियों की रफ्तार कहीं कम है तो कहीं मकान में ठहरे लोगों की आफत बढ़ गई है। घरों में कैद होने को भी लोग मजबूर हो गए। लगातार बर्फबारी हो रही है और श्रीनगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मकान की छतें पूरी तरह से बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं। लगातार बर्फबारी के बाद पेड़ पौधे भी इसी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं। रास्तों पर तेज रफ्तार चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार भी अब थमती नजर आ रही है। लोग अपनी छतों से बर्फ को हटाते दिखाई दे रहे हैं तो कुछ रास्ते से हटाकर बर्फ को आगे बढ़ने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ लोग ज्यादा बर्फबारी में रास्ते में ही फंस गए। अल्लाह का करम है ये कि बहुत सालों के बाद हमने ऐसी बर्फबारी देखी जो इस साल हुई है। हम भूल गए थे कि यहाँ पर भी बर्फबारी हुआ करती थी। हमारे बचपन में ऐसी बर्फबारी हुआ करती थी। आज काफ़ी सालों के बाद हमें फिर मिली ये बर्फ़ इस तरह की और इतनी शदीद सर्दी। इस बर्फबारी से हम बहुत तवक्कात रखते हैं। श्रीनगर में हुई भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई।
रफ्तार पर तो ब्रेक लगी ही, लेकिन बर्फबारी के बाद दोहरी मुसीबत आती है। कई जगह रास्ते जाम तो कई जगह भारी फिसलन की वजह से कई दुर्घटनाओं की भी आशंका। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। गाड़ी वाले बर्फ गलने की वजह से हो रही फिसलन से बचने की कोशिश में भी नजर आए। बर्फबारी की वजह से जरूरी काम से घर से जो लोग निकले, काफी परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। एक ओर तो बर्फबारी के बाद रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए, बर्फ को रास्ते से हटाकर गाड़ियों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, तो वहीं इस बर्फ के पिघलने के बाद सड़क पर आई फिसलन भी दुर्घटनाओं को आमंत्रण देती है, जिसकी वजह से रफ्तार और ज्यादा धीमी होती है। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से रामबन के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से हाईवे से गुजर रहे लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई। वहीं काजीगुंडा के पास भी जवाहर टनल के आसपास भारी बर्फबारी हुई है और इसी वजह से सुरंग से गुजरने वाली ट्रैफिक पर भी ब्रेक लगाना पड़ा है। प्रशासन की टीम खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को लेकर के वहां पहुंची है और सुरंग से गुजरने वाले रास्ते को खोलने की कोशिश में जुट गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पूरी तरह से बंद हुआ तो प्रशासन ने बड़ी मशीनें बुलाई और रास्ते से बर्फ हटाने के काम में जुट गए, ताकि इस रास्ते को फिर से सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। नेटवर्क 18 पहली बार लाया है एक अनोखा शो यंग जीनियस। आज दोपहर 12 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 13 साल की एक ऐसी बच्ची जो चट्टानों में और नदियों में करोड़ों साल पुराने जीवन की तलाश करती है। Hi, this is Aswada Biju. I'm a young paleontologist of India who have collected nearly 120 specimens of fossils from 3 different beds. ये है यंग जीनियस, जिस बच्ची को पत्थर और चट्टानों में भी जीवन दिख जाता है। ये है यंग जीनियस, जिसे 13 साल की उम्र में ही ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला, जो बन गई है भारत की सबसे कम उम्र पैलियोंटोलॉजिस्ट यानी जीवाश्म विज्ञानी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली चेन्नई की 13 साल की अश्वथा बीजू के साथ, जिसे 2020 में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी का खिताब मिला। To identify and differentiate between a normal rock and a fossil, the patterns help us. जो ढूंढ निकालती है करोड़ों साल पुराने डायनासोर के सबूत। This is a dinosaur bone fragment. This is a dinosaur bone fragment. Yes, this particular dinosaur bone fragment is 252 million year old one. भारत की जीवाश्म गर्ल आ रही है यंग जीनियस में आज दोपहर 12 बजे सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।